नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर इस्तीफे का दौर एक और एक करके किस तरह से सामने देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस्तीफे देने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। जम्मू में आजाद के समर्थकों ने हाथ का यहां पर साथ छोड़ दिया है। आजाद के समर्थन में जेएंडके में भी यहां आप देखिए इस्तीफों की झड़ी किस तरह से लग गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है। देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से एक एक करके इस्तीफे देने का दौर शुरू कर दिया गया है। आजाद के समर्थन में ये इस्तीफे दिए गए हैं और कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले यहां गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी का ऐलान जम्मू में 4 सितंबर को करेंगे। बताया गया है कि जम्मू के अंदर आम जनता को संबोधित किया जाएगा और उस वक्त देखा जाएगा कि नई पार्टी का नाम क्या है और ऐलान किस तरह से किया जाएगा। लेकिन भारी तादाद में यहां लोगों के पहुंचने का अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है और तय ये भी है कि रैली में यहां निशाने पर कांग्रेस का हाईकमान रह सकता है, क्योंकि पूरी तरह आप देखिए कांग्रेस पार्टी किस तरह से अब देखिए जनाधार जो है वो बटोरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफे देने का दौर शुरू कर दिया गया है और हाईकमान और विशेष तौर पर राहुल गांधी यहां पर आजाद के निशाने पर रहने वाले हैं 4 सितंबर को। और इस बीच में जब 4 सितंबर को रैली होती है तो देखना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से ऐलान और गठन जो है वो सामने आएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चलें कि देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर से इस्तीफे का दौर किस तरह से शुरू हो गया है। कल शाम को यहाँ पीरजादा मोहम्मद सईद की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया और उसके बाद ही यहाँ देखिए पूर्व प्रवक्ता जो कि एमएलसी मोहम्मद मुजफ्फर परे ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया। यानी जो माने चेहरे हैं, जाने माने चेहरे, वो भी अब कांग्रेस पार्टी से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनावों में यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। झटके पर झटका जो है वो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है। इस वक्त साफ तौर पर आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर इस्तीफों की झड़ी जो है वो लगती हुई नजर आ रही है। गुलाम नबी आजाद के सामने आप देखिए किस तरह से लोग जो है वो अपना समर्थन रखते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त इस्तीफे का दौर जिस तरह से शुरू हो गया है, अब एक एक करके वो गिनती बढ़ती जा रही है। अपनी पार्टी से कई लोग बाहर निकलते हुए नजर आए, लेकिन कल अपनी पार्टी के प्रवक्ता ने यह साफ कह दिया कि ऑन रिकॉर्ड कुछ भी सामने नहीं आया है। और इस बीच में खबर यह भी आई कि आम आदमी पार्टी में भी घमासान जो है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी यहां पर छोड़ना और किनारा करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कुल मिलाकर कितने इस्तीफे यहां पर दे दिए गए हैं और कांग्रेस पार्टी को किस तरह से झटके पर झटका जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार देखिए गुलाम नबी आजाद के समर्थन में किस तरह से इस्तीफे का दौर शुरू कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं और एक जाने माने चेहरा है। पूरी तरह जम्मू कश्मीर की जनता को अब लुभाने के लिए कौन से बड़े मुद्दे सामने रखे जाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन उस बीच में यहां पर दिखाना बहुत जरूरी कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफे का दौर किस तरह से जारी हो चुका है। जम्मू में आज यहां देखिए समर्थकों ने किस तरह से पार्टी का जो हाथ है वो छोड़ दिया है। आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर में इस्तीफों की यहां झड़ी लग चुकी है और अलग अलग पार्टियों पर भी अब कहीं ना कहीं संकट जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर किस तरह से जनाधार को बटोरेंगे यहां और पूरी तरह आप देखिए पार्टी का गठन किस तरह से होगा, नाम क्या कुछ रखा जाएगा, ऐलान किस तरह से यहां पर होगा। क्योंकि हर किसी की नजर जो है वो 4 सितंबर पर टिकी हुई है कि 4 सितंबर को जब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचेंगे तो किस तरह से यहां पर अपनी पार्टी का ऐलान होगा, गठन होगा। लेकिन समर्थकों की अगर बात की जाए तो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के नेताओं से लगातार संपर्क में हैं और संभव ये माना जा रहा है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी में खुश नहीं हैं वो भी बहुत ही जल्द यहां पर किनारा कर सकते हैं। लेकिन उस बीच में जम्मू में आजाद की रैली के लिए यहां आप देखिए किस तरह से तैयारियां जो है वो चल रही हैं। 15 से 20 हजार लोगों के जुटने का लक्ष्य रखा गया है। इस्तीफा देने के बाद नेताओं ने किस तरह से अपने कमान जो है वो संभाली है, किस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं। चेतना हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। चेतना, जिस तरह से जम्मू के अंदर आप देखिए इस्तीफे की झड़ी लग चुकी है, क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड पर? बिल्कुल, जहां पर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो बड़े से बड़े झटके जो हैं वो आए दिन उन्हें लग रहे हैं। जिस दिन गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से सामने आया है उसके बाद कई सारे ऐसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कई सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो अब इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी जिस तरह से सेक्रेटरी जेकेपीसीसी हीरालाल अब्रोल ने अपना इस्तीफा जो है वो सामने रखा है और उन्हीं के साथ साथ बताया जा रहा है कि 50 के करीब ऐसे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नाम हैं जिन्होंने अपना जो नाम है वो कहीं ना कहीं दरकिनार कर लिया है कांग्रेस पार्टी से। और इसी बीच जहां जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अब कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। और इस बीच आम जनता की भी बात करें तो आम जनता भी अब कहीं ना कहीं ये देखती हुई नजर आ रही है कि आखिर अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से एक बार फिर खड़ी होगी और आने वाले चुनावों में
किस तरह से चुनावी मैदान में जो है वो एक बार फिर लड़ने चेतना सेक्रेटरीज के साथ साथ आप देखिए कि ब्लॉक लेवल तक भी लोग अपना समर्थन जो है वो गुलाम नबी आजाद को दे रहे हैं, लेकिन कल एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा जब पीरजादा मोहम्मद सईद ने यहां पर इस्तीफा दे दिया और उसके बाद परे ने भी इस्तीफा दे दिया। तो यानी कहने का मतलब यह है कि बड़े चेहरे जो है वो कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से जनाधार अपना बटोरेगी? यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि जो भी लोग जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं वो एक ही कारण यहाँ पर दिख रहे हैं कि जिस तरह की रिस्पेक्ट उन्हें मिलनी चाहिए थी कांग्रेस में, या फिर जिस तरह की वो एक्सपेक्टेशन रखते थे वो एक्सपेक्टेशन पे अब कांग्रेस पार्टी खरी नहीं उतर पा रही है। और इसी के साथ आज जहाँ पर हीरालाल अबरोल का जो रेजिग्नेशन सामने आया है उसमें भी उन्होंने सेम बातें यही लिखी है कि किस तरह से गुलाम नबी आजाद को जहाँ डिसरिस्पेक्ट किया गया है पार्टी ने, और वो इस तरह से ये चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही कारण है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो बड़े नाम है कांग्रेस पार्टी से, वो अब कहीं ना कहीं उससे जो है पीछा में जो है वो जुट चुके हैं और अपना रेजिग्नेशन जो है वो आए दिन यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। भद्रवाह की बात करें तो जहाँ भद्रवाह से भी चलिए चेतना, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि चेतना हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही हैं कि किस तरह से जम्मू में भी इस्तीफे का दौर शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 4 सितंबर को जब यहाँ गुलाम नबी आजाद पहुंचते हैं तो किन किन लोगों के नाम सामने आएंगे और किस तरह से पार्टी का गठन होगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला उधमपुर लिए चलते हैं और उधमपुर से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए पार्षदों ने किस तरह से घमासान मचा दिया है। उधमपुर नगर परिषद के प्रधान की कुर्सी पर यहाँ खतरा मंडरा गया है और 11 पार्षदों ने प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों में 4 भाजपा के पार्षद शामिल हैं और कुल मिलाकर अब यहां पर अंदाजा लगाइए कि इससे पहले जिला कठुआ के अंदर इसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था और जहां कहीं ना कहीं खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन अब बड़ी खबर जो है वो उधमपुर से देखने को मिल रही है, जहां पर नगर परिषद के प्रधान की कुर्सी पर पूरी तरह से खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उस वक्त भी स्थिति को संभाला गया। लेकिन आज बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर 11 पार्षदों ने प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों में 4 भाजपा के पार्षद बताए गए हैं और 4 भाजपा के यहाँ पर पार्षद जो है वो शामिल हैं। लेकिन किन कारणों की वजह से ये अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी तरह से कश्मकश का माहौल पहले यहाँ पर बना हुआ था और आपस में मतभेद भी देखा गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर मुख्य कारण क्या कुछ रखा गया है पार्षदों की तरफ से, जो उधमपुर नगर परिषद के प्रधान की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच में 11 पार्षदों ने प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है और 11 पार्षदों में ये कौन कौन से पार्षद हैं और किस तरह से उन्होंने अपना विरोध जो है वो दर्ज कराया है। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये प्रस्ताव जो है वो पारित होता है या फिर फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा या किस तरह से यहाँ पर इस पूरे मामले को सुलझाया जाएगा, ये बड़ी बात है। अब समझना ये है कि आखिर आम लोगों की भलाई के लिए जिन लोगों को चुनकर सामने बिठाया जाता है वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। क्या आपसी तालमेल नहीं हो रहा है, गुटबाजी की वजह से काम नहीं हो पा रहा, क्या वहां पर कारण रहा है, ये जान लेते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, सबसे पहले तो कारण जानना चाहेंगे अविश्वास प्रस्ताव लाने का। बिल्कुल, देखिए जब से ये म्यूनिसिपैलिटी के अंदर 4 साल होने जा रहे हैं आशा, और 4 सालों से जो है म्यूनिसिपैलिटी सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन आज जो 11 पार्षदों द्वारा नो मोशन कॉन्फ्रेंस के जो है वो म्यूनिसिपैलिटी सीईओ उधमपुर को एक पत्र लिखा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो लाइव कुछ पार्षद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि 4 साल के बाद आज क्यों आपने जो है उधमपुर को जो है पत्र दिया। देखिए, मैं बात करूं कि एक चेयर के लिए मेरे हिसाब से 4 साल काफी होते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ काउंसलर्स जो है वो डिससेटिस्फाई थे इनकी वर्किंग को लेकर, क्योंकि हाउस के अंदर अब पहले तो हाउस की मीटिंग ही नहीं होती थी। बार बार आप हमारा ग्रुप देखें कि रिक्वेस्ट कर करके महीने के अंदर 1 या 1 दुक्का मीटिंग यहाँ पर होती थी, और जो मीटिंगें होती थी वो भी मैं कहता हूँ कि मीनिंगलेस रहती थी। और शहर को लेकर कंप्लीट किशोर, सवाल कीजिए कि आखिर मीटिंग जो है वो मीनिंगलेस क्यों रहती थी, क्या आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा था, किसकी वजह से ये परेशानी? क्या आपका जो आपके यहाँ के चेयरमैन थे उनके साथ आपका तालमेल नहीं था? आपने ये भी साफ तौर पर देखा, जब भी उनकी तरफ से मीटिंग बुलाई जाती थी आप उस मीटिंग को पूरी तरह से अटेंड भी नहीं कर पाते थे। क्या कारण क्या रहे? आप देखिए, हम पूरी मीटिंग अटेंड करते थे, लेकिन जितने भी इश्यूज रहते थे, इश्यूज के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं रहती थी। जिन इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होती थी, कोई कंक्रीट कोई हम सोल्यूशन हम निकालते थे, लेकिन उनको पता नहीं किसका प्रेशर रहता था
वो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाए। आप देखते हैं कि एक खुशहाल शहर को जब हम काउंसलर बनने से पहले उधमपुर शहर एक अच्छा शहर था, जम्मू कश्मीर जुट्टी के अंदर तीसरे नंबर का बड़ा शहर है, देवक नगरी है, बड़ी मान्यता है इस शहर की, लेकिन इनके कार्यकाल के अंदर इस शहर को मैं कहता हूं कि एक डस्टबिन और उजाड़ के शहर रख दिया। अविश्वास प्रस्ताव देने के बाद प्रशासन की तरफ से क्या फैसला दिया गया? क्या फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा या आपसी मतभेद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी? क्या मतभेद को सुलझाया जाएगा कि आगे इस तरह की मतभेद तो तब होते हैं जब हम या ये सारे काउंसलर्स उनको इस चेयर पे मतलब कि हम मौका देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर है। आज उसी प्रेशर के चलते मैं कहता हूं कि डिफरेंट पार्टीज के काउंसलर्स ने अपने पैटी इंटरेस्ट को छोड़कर इस शहर के लिए ये फैसला लिया और आज हमने मिलकर यहाँ पर यहाँ पे नो मोशन 11 यहाँ पर है, बाहर में जो अपने खास है वो दिल्ली में है, तो इस वजह से 11 काउंसलर ने अपना जो नो कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर सीओ साहब को दे दिया। तो क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ फैसला वहां पर सुनाया जाएगा और कितनी जल्दी, कितना समय लगेगा इसे? प्रशासन की तरफ कोई फैसला? प्रशासन की तरफ से फैसला किस मामले में? क्या आपकी कोई जिस तरह आपका ये क्या है? किशोर, सवाल कीजिए कि प्रशासन की तरफ से क्या बात सामने रखी गई? क्या फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा या आपसी मतभेद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी? साहब को दी, उसके बाद डीसी मैडम को देंगे और आप नॉन सीरियस में देखिए डॉक्टर साहब की कि जब से डीसी मैडम ने यहाँ पर ज्वाइन किया है एक भी इंटरेक्शन मीटिंग शहर के मुद्दों को लेकर उनके साथ नहीं कराई गई। आज हम खुद जा रहे हैं उनसे मिलने और उन पे चर्चा की जाएगी और आगे की जो रणनीति होगी वो आप देखेंगे कि 2-4 दिन के अंदर दोबारा प्रेस ब्रीफ की जाएगी और आपको जो भी प्रोग्राम होगा, पार्टी प्रोग्राम जो आम राय काउंसिल की बनेगी, बिल्कुल। देखिए थोड़ी देर के बाद ये डीसी महोदय कार्यालय के बाद जो है वो नो मोशन कॉन्फ्रेंस का जो पत्र है उनको भी देने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात मैं आशा आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले जो है वो म्युनिसिपैलिटी के जो चेयरमैन थे उनकी तरफ से भी जो है वो लिखकर में इस्तीफा दिया जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी शासन के अधिकारी हैं उनकी सुनी नहीं जाती। लेकिन आज कुछ जो 11 पार्षद हैं जिसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के हैं और खुद जो चेयरमैन थे वो भी एक बीजेपी के पार्टी में ताल्लुक रखते हैं। लेकिन शहर की हालत आपने साफ तौर पर देखी थी कि पानी की हर जगह पे त्राही मची हुई है, शहर पूरी तरह से गंदगी की डेरों में तब्दील हो चुका है। कुछ और भी काउंसिलर, इनसे भी हम बात करेंगे, ऐसा क्या हो गया 3 साल के बाद जो है वो नो मोशन कॉन्फ्रेंस? प्रेसिडेंट साहब जब बने थे तो शहर को बहुत उम्मीद थी कि कुर्सी पे एक पढ़ा लिखा जब व्यक्ति आता है तो वो बहुत सारे बदलाव लाता है। हमने भी उनको बहुत मान और सम्मान दिया, पर उन्होंने हमारे मान सम्मान की भी कदर नहीं की और वो अपने सेल्फ स्टाइल में अपना काम करते गए। इसलिए आज ये बहुत जरूरी हो गया कि उनको अब इस सीट से वो जस्टिफाई करें। किशोर, सवाल कीजिए प्रीति जी से कि यहाँ पर क्या लगता है कि आम जनता आपको चुनकर एक कुर्सी पर बिठाती है और इस तरह से जब मतभेद हो जाता है तो खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, बीच का रास्ता निकालकर काम करने की जरूरत थी? पहले निभा गए। बिल्कुल प्रेसिडेंट, मैं आपसे सवाल करूंगा कि जिस तरह से आम लोगों ने आपको यहाँ पे जिता के भेजा था, लेकिन आपका यहाँ पे जब से ये म्युनिसिपैलिटी के अंदर आप पार्षद बने हैं तब से आपका मतभेद चल रहा है, तो आम जनता किसके पास जाएगी? नहीं, मतभेद कोई नहीं है। मतभेद जब भी होता है म्युनिसिपैलिटी में तो वो कामों के प्रति होता है। आपसे मतभेद तो कभी किसी का नहीं है, क्योंकि हमने कोई हिस्सेबाड़ी थोड़ी बांटनी है। हमने जो भी करना है लोगों के विकास के लिए। तो जहां हमें लगेगा कि लोगों के काम नहीं हो रहे वहां तो हमें बोलना है, और लोगों ने हमें चुन के भेजा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप जाइए उस फलाना पर्सन के साथ रिश्तेदारी निभाइए, कामों के लिए काम जहां अब यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ला दिया गया है। कितने समय में इस पर फैसला आ जाएगा? क्योंकि जाहिर तौर पर काम जो है वो आम जनता के ही रुकेंगे। से आगे थे, फिर सारी एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठी हो गई थी। पर मैं ये कहती हूँ कि डिप्कॉम साहब को आज देखना चाहिए पूरा शहर। कितने दिन में इसका जो है वो रिजल्ट सामने आएगा? क्या इसी तरह से आप टिके रहेंगे? क्या आने वाले दिनों में आप चेंजिंग चाहते हैं? बिल्कुल 7 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। 7 दिन तो फ्लोर टेस्ट के लिए चाहिए। 7वें दिन जब फ्लोर टेस्ट होगा तो जो नया चेहरा होगा वो शहर के सामने आ जाएगा। और जब वो बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जुड़ने के लिए। यानी कुल मिलाकर आप देखिए बात वहीं पर आकर रुक गई है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद ही पार्षद जो है वो अपना फैसला सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त आप देखिए मतभेद जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है जिला उधमपुर के अंदर। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इस पूरी गुत्थी को सुलझाया जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको पुंछ लिए चलेंगे और पुंछ से ही आपको खबर दिखा देते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट किस तरह से वहां पर काम कर रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला पुंछ से देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जिला उधमपुर के अंदर जहां पर शिक्षा विभाग पर
सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग के बुनियादी ढांचे में पूरी तरह से सुधार नहीं हो पा रहा है और दूरदराज के इलाकों में सरकारी स्कूलों की इमारतें खस्ता हाल में है और जर्जर हालत इमारतों के कारण बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। जहां पर शिक्षा विभाग बड़ा दावा पेश करता है कि जमीनी सतह पर आम लोगों के लिए तो काम हो ही रहा है, लेकिन उस बीच में बच्चों के लिए किस तरह से काम हो रहा है, देश के युवा किस तरह से आगे काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठ रहा है। शिक्षा विभाग के बुनियादी ढांचे में अभी तक सुधार नहीं और दूरदराज के इलाकों में सरकारी स्कूलों की जो इमारतें हैं वो खस्ता हाल में नजर आ रही हैं। जर्जर हालत में इमारतों की वजह से बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित यहाँ पर हो रही है। लेकिन इस वक्त आपको समझाना बहुत जरूरी था कि आखिर जो दावे यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर खुद देखेंगे। और साफ तौर पर आपको बताते चले कि दूरदराज का जो इलाका है वहां पर शिक्षा विभाग किस तरह से काम कर रहा है ये समझिए, क्योंकि सुरनकोट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर शिक्षा विभाग की पोल खुल रही है। फुल फ्लैश में दिखा दीजिए, क्योंकि दोनों जगहों से यहाँ तस्वीरें दिखाना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि किस तरह से जर्जर हालत में स्कूल की बिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। शिक्षा विभाग का जो बुनियादी ढांचा है वो किस तरह से काम कर रहा है और कितनी यहाँ पर सुविधाएं जो है वो बच्चों को फराहम कराई जा रही हैं वो देखिए जरा। अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए और देखिए किस तरह से बच्चे जो है वो नीचे बैठने को मजबूर हैं और वहीं पर शिक्षा जो है वो हासिल की जा रही है। जहां पर दावा पेश किया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बनाया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पर शिक्षा की नई नीति सामने रखी गई है, लेकिन उस बीच में तस्वीरें सुरनकोट से सामने आई हैं जहां पर आप देखिए बच्चे बाहर पढ़ने को तैयार हैं और साथ ही साथ पुंछ और उधमपुर की दोनों जगहों से तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक जगह पर आप देखिए पुंछ से जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें किस तरह से जर्जर हालत में ये बिल्डिंग है और जर्जर हालत में होने की वजह से काफी परेशानियां बच्चों को झेलनी पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर ये समझिए कि बरसात के समय में यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर किस तरह से पढ़ाई होती होगी। और पुंछ से तो जो तस्वीर सामने आ रही है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि देखिए नीचे जमीन पर युवा जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर जिला उधमपुर से सामने आ रही है जहां पर आप देखिए जर्जर हालत में ये भी बिल्डिंग हुई है। लेकिन फिलहाल समझना यह है कि शिक्षा विभाग ने जो दावा पेश किया था उस दावे में कितनी सच्चाई है और किस तरह से वो जमीनी सतह पर काम कर रहा है, ये बड़ा सवाल अब बनता जा रहा है। क्योंकि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारियों से अगर आप बातचीत करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि बहुत अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन तस्वीरों में देखिए किस तरह से काम जो है वो दूरदराज के इलाकों में चल रहा है। पुंछ के सुरनकोट की तस्वीर जो है वो ज्यादा हैरान करने वाली है और उसके साथ साथ आप देखिए जिला उधमपुर में भी बच्चे जो है वो किस तरह से इस स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। यानी एक छोटे से कमरे के अंदर ये स्कूल चल रहा है जहां पर सवालिया निशान जरूर उठ रहा है। इससे पहले भी जिला उधमपुर में एक 7x7 का कमरा था जिसके अंदर स्कूल जो है वो चलाया जा रहा था, मिड डे मील वहीं बन रहा था। लेकिन एक बार फिर से उधमपुर के अंदर से खबर जो है वो सामने आई है जहां पर आप देखिए राजपुरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बच्चे एक ही कमरे के अंदर पढ़ने को मजबूर हैं और इसी कमरे के अंदर किस तरह से पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाई जा रही है ये बड़ा सवाल है। छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर पहुंचे हुए हैं, पढ़ाई के लिए पहुंचे हुए हैं, शिक्षा हासिल करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर भी बिल्डिंग की किस तरह से कमी है। बिल्डिंग खस्ता हालत में और एक ही कमरे के अंदर पढ़ने को मजबूर है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल राजपुरा जोन टिकरी की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आप देखिए बच्चे किस तरह से पहुंचे हुए हैं और काफी परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। उस बीच में खस्ता हाल जर्जर इमारत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिला पुंछ से, जहां पर आप देखिए नजर गड़ाने की बहुत जरूरत है कि किस तरह से दूरदराज के इलाकों में युवा जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर जो है जर्जर हालत की अगर बात करें तो जिला पुंछ से, सुरनकोट से देखने को मिल रही है। आखिर शिक्षा विभाग के जो दावे हैं वो किस तरह से यहाँ पर साबित हो रहे हैं? अगर हम बात करें स्कूल की तो ये प्राइमरी स्कूल है और मरोड़ के अंदर ये स्कूल है। इसकी कंडीशन को अगर देखें तो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। इसकी दीवारें जो हैं वो गिर रही हैं। ज्यादातर देखा जा रहा है कि जितना भी प्लास्टर किया गया था वो गिर चुका है। अब वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि हम अपने ज्वाइन किया है। दोनों को ला दीजिए जरा स्क्रीन पर और दिखा दीजिए कि किस तरह से। पहले सनी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जब भी हम स्कूल की तरफ जाते थे तो उस स्कूल को देखकर हमें ऐसा था कि कभी भी ये स्कूल जो है वो गिर सकता है, क्योंकि 2019 से लेकर अभी तक इस स्कूल की तरफ किसी ने भी जो है वो ध्यान नहीं दिया। क्या अनसेफ घोषित किया गया है बिल्डिंग को? सनी, आवाज पहुंच रही है?
क्या बिल्डिंग को अनसेफ बताया गया है या फिर अभी तक कोई निगरानी नहीं रखी गई है विभाग की तरफ से? अनसेफ ही बताया जा रहा है इस बिल्डिंग को, क्योंकि ये बिल्डिंग अब गिरने की कगार पर है। गांव के जो लोग हैं अपने बच्चों को इस तरफ नहीं भेज रहे हैं। आप तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं अपनी क्लासेस जो है वो बाहर ले रहे हैं, उस बिल्डिंग के अंदर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो जितना भी बारिश का पानी होता है वो इस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और कभी भी बड़ा हादसा जो है वो आपकी तस्वीर जिला उधमपुर से देखने को मिली है, उस पर किस तरह से काम चल रहा है? उस तस्वीर में क्या कुछ था, क्या बयां कर रही थी वो तस्वीर, क्योंकि महज एक ही कमरे के अंदर वो स्कूल चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये सीन बरामना पंचायत का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल राजपुरा है। आपको हम ये बता दें कि 2009 के अंदर इस स्कूल का जो है काम शुरू हुआ, लेकिन अभी तक स्टेप बाय स्टेप जो है उसकी दीवारें खड़ी गई। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है इस वक्त जो है वो रसोई घर में चल रहा है। एक ही कमरा है जहां पे फर्स्ट से लेकर 5th तक यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। एक तरफ शिक्षा विभाग ये कहता है कि सरकारी ढांचों को पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप देखिए ये गवर्नमेंट स्कूलों की हालत है। हमने इस तरह की खबरें पहले आपको हम ये बता दें कि 14 से ज्यादा यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ है। जब हमने शिक्षकों के साथ बात की, जब परिजन से बात की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2009 के अंदर इस स्कूल के लिए 5 से 6 लाख रुपया इस लागत से यहाँ पे आया था, लेकिन अभी तक स्टेप बाय स्टेप इसको खड़ा किया गया। लेकिन जो काम यहाँ पे हुआ है वो भी किसी वक्त गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि साथ में जो है एक ही कमरे के अंदर जाने की रसोई घर में जहाँ पे बच्चों के बिल्कुल देखिए प्रशासन की तरफ से, यहाँ शिक्षा विभाग की तरफ से ये पूरी तरह से वहां पे जब हमने जो लोगों से हमने बात की उनकी तरफ से ये कहा गया, जब यहाँ पे बैक टू विलेज 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, जब यहाँ पे मंत्रियों के दौरे रहे, कई बार जिला प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन कोई भी जो है वो प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे मौके पर नहीं पहुंचे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि किशोर की आवाज साफ नहीं आ पा रही है। सनी, जरा ये बताइए कितनी तादाद में वहां सुरनकोट के अंदर बच्चे जो है पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं, और प्रशासन की तरफ से अगर अनसेफ इसे डिक्लेयर किया गया है तो अभी तक यहाँ क्लासेस क्यों लग रही हैं, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल आशा, मैं आपको बता दूं कि बच्चों की तादाद जो स्कूल की अगर बात करें तो बिल्कुल भी 0 हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। वो अपने बच्चों को जो प्राइवेट एकेडमियां हैं वहां पर ही अब भेजना शुरू हो चुकी है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो गिरने की तादाद है। वहां के जब लोग बहुत बहुत धन्यवाद सनी, आपका भी, किशोर आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि दोनों तस्वीरें आपको किस तरह से दिखाई गई हैं, लेकिन सवालिया निशान शिक्षा विभाग पर यहाँ उठ रहा है, क्योंकि महज आप देखिए एक छोटे से कमरे में रसोई घर के अंदर जिला उधमपुर के अंदर स्कूल चल रहा है। और पुंछ के सुरनकोट इलाके की बात करें तो सनी कह रहे हैं कि अनसेफ यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, लेकिन अभी तक क्लासेस वहीं पर चल रही हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर किसी बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है तो जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। और छोटे छोटे बच्चे अगर वहां पर पढ़ाई के लिए पहुंचे हुए हैं तो विभाग को ध्यान देने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और सांबा से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। लगातार आप देखिए सांबा में पशु तस्करी के मामले पूरी तरह से अभी थमे नहीं थे कि चोरी एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल गई है। यानी ये तस्वीर पहले भी देखी गई थी आवारा पशुओं के साथ, जहाँ घरों से चोर जो है पशु उठाकर ले रहे हैं, और आवारा पशुओं के साथ साथ किस तरह से यहाँ तस्करी का मामला जो है वो देखने को मिल रहा है। सांबा में कुल मिलाकर खबर अगर आपको समझाई जाए तो देखिए पशु तस्करी का मामला सामने आया है, लेकिन अब पशुओं की चोरी भी हो रही है और लोग घरों के अंदर से ही पशुओं की चोरी कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है। और पशु चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सांबा पुलिस यहाँ पर जुटती हुई नजर आ रही है, लेकिन कितना काम सांबा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है ये अब सवालिया निशान, क्योंकि इससे पहले ड्रग्स से रिलेटेड भी मामले यहाँ पर देखे गए थे, जो आप देखिए नशा तस्करी के मामले कई तरीके से सामने, और उस बीच में आपने देखा था कि पशु तस्करी के भी मामले सामने आए थे। लेकिन अब एक अनोखा मामला जो एक दिन पहले भी आपको दिखाया गया था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें आप देखिए कि किस तरह से गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था पशु तस्करी के साथ साथ पशुओं की चोरी करने का। लेकिन अब फिर से यहाँ पर पशुओं की चोरी करने का मामला सामने आ गया है, और अब यहाँ पुलिस के नाक तले चोर किस तरह से बुलंदी की सीढ़ी पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सवालिया निशान है कि आखिर चोरों के हौसले बस क्यों नहीं हो रहे हैं, चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं, ये सवाल है। आखिर
पशु तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उस बीच में पशु तस्करी के साथ साथ पशु चोरी के भी मामले सामने आ गए हैं। लोगों के घरों के अंदर से ही पशुओं को चोर यहाँ पर किस तरह से उठाकर ले जा रहे हैं, ये सवालिया निशान। क्योंकि अब समझिए कि घर के अंदर अगर आप अपने पशु को बांध देते हैं या रख देते हैं तो वहां से भी वो चोरी हो सकते हैं। तो गहनता से यहाँ पर तलाशी अभियान चलाने की जरूरत थी कि किस तरह से सांबा पुलिस जो है वो काम कर रही है, क्योंकि चोरों के हौसले दिन ब दिन जिला सांबा के अंदर बुलंद होते जा रहे हैं, जिस पर नकेल कसने की जरूरत है। और पिछले दिनों यहाँ पर मामला यह भी सामने आया था कि जो चोरी की बाइक है या फिर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, किसी का सामान उड़ाया जा रहा है, घर के अंदर सेंध लगाई जा रही है, उसमें नशे को लेकर बताया गया था कि ये युवक नशे के आदी हैं और नशा खरीदने के लिए इस तरह से घटनाओं को अंजाम देते हैं, यानी आपराधिक घटनाएं यहां पर करते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि सांबा पुलिस की तरफ से किस तरह से यहां तफ्तीश जो है वो की जाएगी। साफ तौर पर देखिए किस तरह से पशु तस्करी का मामला जो है वो सामने आया है। गाड़ी एक बार फिर से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में देखी गई है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर गाड़ी देखी गई है सीसीटीवी कैमरा में तो पुलिस ने इस पर किस तरह से कार्रवाई की है। ऋषि खजूरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया। ऋषि, अनोखा मामला तो पहले भी देखा गया, लेकिन आज लोगों के घरों के अंदर से भी पशु चोरी हो रही है, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? देखिए आशा, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि आपने ही ये खबर जो वो सांबा की दिखाई थी, जब हमने ये फुटेज यहाँ से आपको अवेलेबल करवाई कि सांबा की एक पर्टिकुलर मंडी से जो है ये देर रात को ये जो पशु तस्कर चोर है ये गाड़ियां लेकर आते हैं और वहां से पशु चुराते हैं, और गाड़ियों की जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर ग्रीस है, इस तरह का कोई ऐसा जो पदार्थ है वो लगा देते हैं कि वो नंबर जो वो पहचान में ना आए। लेकिन इस तरह के लगातार हमने मामले दोबारा से देखे और सांबा के साथ लगती अलग अलग और जो मंडियां है वहां से भी इस तरह की सीसीटीवी फुटेज जब सामने आ रही है कि यहाँ से भी पशु लगातार चुराए जा रहे हैं, चाहे वो लोगों के घरों से हो या फिर आवारा पशु हो। लेकिन इसी के साथ साथ अगर सांबा जिला के आउटस्कर्ट्स में चले जाते हैं, रामगढ़ सेक्टर में चले जाते हैं, तो वहां पर भी इस तरह की वारदातें जो वो सामने आ रही है और पुलिस में मामले भी दर्ज कराए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी धरपकड़ इनकी नहीं हो पा रही। और लोगों ने ये भी कहा है कि यहाँ पर इन इलाकों में पर्टिकुलर रात के समय में गश्त होनी चाहिए। और लोगों को अब ये डर सता रहा है कि जो दुधारू पशु है, जिन्होंने तमाम लोगों ने घरों के बाहर जो काउ शेड्स बनाए होते हैं, तो वहां पर जो पशु बांधे होते हैं वहां से ये रात को आते हैं, खोलकर चले जाते हैं। और कुछ ना कुछ आपको भी सीसीटीवी फुटेज में जरूर नजर आया होगा, कुछ लोगों की मूवमेंट है जो गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, और जब इनको गाड़ियां ये आगे लेकर जाते हैं, कुछ पशु जब इनको दिखते हैं तो ये गाड़ियों की लाइट्स ऑफ करके आते हैं। जब पशु दिखते हैं तो वहां पर रुककर ये गाड़ियों में पशुओं को बांधकर डालकर उनको लेकिन ये तो पहले भी मामला सामने आया था, उस वक्त भी पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि बहुत जल्द से कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या पेट्रोलिंग वहां पर चलाई गई या फिर गश्त कोई लगाई गई है, कोई ऐसा नाका बनाया गया? देखिए अभी तक वही तो हैरान करने वाली बात है कि कोई भी गश्त जो वो यहाँ पर नहीं की जा रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस को एक बड़े स्तर पर संज्ञान लेना चाहिए था, जो अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। और लोगों ने तो यहाँ तक भी ये मन बनाया कि अब वो अपने बिहाफ पर यहाँ पर काम करेंगे और रात के समय में अपने अपने अलग अलग इलाकों में नाका लगाएंगे, और अगर कोई ऐसी गाड़ी पकड़ेंगे तो वो गाड़ी के साथ साथ जो स्मगलर होंगे, जो चोर होंगे, उनकी भी जो वो अच्छे से क्लास लेंगे। लेकिन यहाँ पर पुलिस को अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टियों को जो वो तैनात करना जरूरी था अलग अलग इलाकों में, क्योंकि रात के समय में इस तरह से वारदातें पेश आना तो एक चिंता का विषय है। लोगों को एक काफी ज्यादा डर इस समय बन गया है, इस पर पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सांबा पुलिस पर एक बार फिर से आम लोगों ने यहाँ पर आरोप जो है वो लगा दिया है, एक सवालिया निशान छोड़ दिया है कि अभी तक पशु तस्करी के जो मामले सामने आ रहे थे, चोरी के मामले सामने आ रहे थे, इस पर गश्त क्यों नहीं लगाई गई, पेट्रोलिंग को क्यों नहीं डाला गया, और साथ ही साथ अगर यहां कार्रवाई की गई होती तो शायद ऐसे सारे मामलों पर रोक लग सकती थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।